हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर शैलेश उमाटे, एक मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। ठाणे में धी क्लिनिक में हम हमारे टीम के साथ यहाँ काम करते हैं, जहाँ पे अलग-अलग मानसिक बीमारियों का और समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिसके लिए दवाइयाँ एज़ वेल एज़ काउंसलिंग ये हमारी टीम यहाँ पे करती है। तो आज हम बात करेंगे मानसिक बीमारियों में जो दवाई दी जाती है उनके बारे में। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। काफ़ी सालों से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मानसिक बीमारियों के बारे में समाज में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, कि जिस वजह से लोगों को ये डर रहता है कि अगर उनको मानसिक बीमारियां हुई है, उसका किसी ने डायग्नोसिस किया है या ट्रीटमेंट किया है, तो वो डर जाते कि कहीं ये अलग प्रकार की किस्म की बीमारी तो नहीं है जो समाज में मान्य नहीं है, फैमिली में मान्य नहीं है। इस प्रकार का डर लोगों में रहने की वजह से मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए काफी लोग कतराते हैं। ये हम देख चुके, कई सालों से हम ये देख रहे हैं। बट रिसेंटली अभी ऐसे भी कुछ हमारे एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए धीरे धीरे लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको थोड़ा मानसिक तकलीफ हो रही है, समस्या हो रही है, आप जांच पड़ताल कीजिए, बट हम दवाई नहीं लेना चाहते हैं। उसके लिए आप दूसरा कुछ सजेस्ट कीजिए, हम दवाई बिल्कुल नहीं लेना चाहते। इस प्रकार की परिस्थिति काफी आजकल मैं देख रहा हूँ। पीपल आर लिटिल रिलक्टेंट टू टेक मेडिसिन। तो यहाँ पे ये उनका जो रिलक्टेंस है कि ये दवाई क्यों नहीं लेना चाहते, इसके बारे में हमने हमारे पेशेंट लोगों से भी काफ़ी बातचीत की है, इसके बारे में हमने रिसर्च भी किया है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ हमको ये समझ में आ रहा है कि मानसिक बीमारियों के बारे में जो स्टिग्मा है वो धीरे धीरे समाज में कम होते जा रहा है, और उसके बारे में जानकारी लोगों में बढ़ने की वजह से ये लोग मनोचिकित्सक तक पहुंच रहे हैं। बट यहाँ पे उनको अच्छा होने के लिए दवाई लेने के लिए रिलक्टेंट है, ये भी सीन हमको कहीं दिखता है। तो इसके बारे में जब हम पेशेंट से ये बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि लोग दवाई लेने के लिए रिलक्टेंट रहते हैं, उसमें मुख्य हमको कारण ये समझ में आता है कि हम लोग इसके बारे में हेल्प लेना चाहते हैं, बट अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। ऐसे सबसे पहले उनका एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम इससे खुद उबरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हमारी कमजोरी है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी कमजोरी हम किसी और को दिखाना नहीं चाहते। ये सबसे पहले उनके दिमाग में रहता है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारी किसी को भी होना, वो एक कमजोर इंसान है, ये हालांकि सच नहीं है। समाज में काफी सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति, लॉयर्स, पुलिस फोर्स, इवन डॉक्टर्स, इन सबको मानसिक बीमारी हो सकती है। और मानसिक बीमारी कुछ रीजन की वजह से हो सकती है। समझो किसी को बुखार आता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, क्या ये उनकी शारीरिक कमजोरी है? जी नहीं। कोई भी बीमारी जो होती है, शारीरिक बीमारी होती है, किसी न किसी कारण की वजह से होती है, उसका कोई रीजन होता है। तो जैसे किसी को बुखार आ गया, तो हम तो ये कभी कोई नहीं कहता है कि बुखार तो मैं अपने आप आत्मबल से ठीक करूंगा, मैं खुद ही खुद ठीक करूंगा, खुद ठीक नहीं कर पाया तो ये मेरी कमजोरी है। ये तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि बुखार एक बीमारी है जिसके लिए दवाइयों की जरूरत है। उसी प्रकार से बहुत सारे शारीरिक बीमारियों का हमने आज एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बीमारियां हैं और इसको इलाज करने से अच्छी होती है। बट उसी प्रकार से मानसिक बीमारी भी कोई वीकनेस नहीं है। उसके लिए अगर आप दवाई लेते हो तो कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि वो बीमारी है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज करना बनता है, उसका इलाज करना जरूरी है। और इलाज बहुत सिंपल रहता है। दवाइयाँ लेते हो तो आपके जो जो भी लक्षण है मानसिक बीमारी के, वो ठीक होते रहते हैं, और ठीक होने के बाद इससे जब आप उभरते हो, आपका फंक्शनिंग, आप काफी अच्छी तरह से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि मैं दवाई लेता हूं तो मतलब कोई वीकनेस मेरे में है। ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है। एक बीमारी है जिसको न्यूरोकेमिकल्स, मतलब ब्रेन में कुछ केमिकल्स
कम ज्यादा होने की वजह से होती हैं। जैसे शरीर का शुगर अनियंत्रित होने की वजह से डायबिटीज होता है। शरीर में इन्फेक्शन आने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन की बीमारी होती है, बुखार होता है। उसी प्रकार से ब्रेन के कुछ केमिकल्स कम ज्यादा होने की वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं। और वो केमिकल कम ज्यादा जो हो रहे हैं बिना वजह से अपने आप खुद ही ठीक नहीं होते, उसका इलाज करना जरूरी होता है। और उसके लिए एक आध दूसरा सिंपल मेडिसिन लेंगे तो अच्छा होता है। और ऐसा होने का रीजन आपका वीकनेस बिल्कुल भी नहीं। एक ये चीज हो गई है। दूसरी ये चीज है, काफी लोगों को दवाइयां अगर हम मानसिक बीमारियों की शुरू करते हैं तो ये डर रहता है कि ये दवाइयां हमको जिंदगी भर लेनी। ये भी एक मिसकंसेप्शन, गलत फहमी इनमें है। अभी कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज फिक्स रहता है कि वो किस प्रकार की बीमारी है। जैसे टाइफाइड की बीमारी 2 या 4 हफ्ते चलती है, उसका इलाज 2 या 4 हफ्ते चलता है। टीबी का बीमारी का इलाज 1 साल या 2 साल चलते रहता है। उसके कोर्सेस, उस बीमारी जिस प्रकार का नेचर है उस हिसाब से उसका इलाज चलता है। डायबिटीज लीजिए, ब्लड प्रेशर लीजिए, इसका इलाज कुछ कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। दिल की बीमारी हुई, हार्ट अटैक आया, उसका भी कुछ दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि ये बीमारियां ही इनका नेचर है कि लाइफ लॉन्ग है। उसी प्रकार से मानसिक बीमारियों में कुछ बीमारियों का इलाज कुछ सालों तक चलता है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, कोई एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ये सब जो बीमारी होती है इनका इलाज 1 साल या 2 साल चलते रहता है। कुछ जो क्रोनिक बीमारियां होती है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, इनका इलाज जरा लंबा समय तक चलता है। 2 साल चल सकता है, 5 साल चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स कितने साल से हैं, ट्रीटमेंट हमने कब शुरू किया है और रिस्पॉन्स कैसा है। कुछ लोगों में बीमारियां इतनी ज्यादा क्रोनिक होती है कि उनको जिंदगी भर दवा लेने की जरूरत पड़ती है। बट हर किसी इंसान को जिसको मानसिक बीमारी हुए उसको जिंदगी भर इलाज लेने की जरूरत नहीं है। वो बीमारियों के सीवियरिटी के ऊपर, कितने साल तक इसके ऊपर डिपेंड रहता है। और डर के, ऐसे मैंने कई बार देखा है कि डर के ये लोग इलाज नहीं करते हैं। कम से कम ऐसे कुछ लोग हमने देखे कि 10-10 साल इसका इलाज नहीं करते। फिर जब वो इलाज को आते हैं तो बीमारी बहुत सीवियरिटी में जाती है, फिर उनका इलाज भी लंबा समय तक चलता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मानसिक बीमारी अगर आपको शुरू होती है तो उसका अगर जल्द से जल्द इलाज करते हो तो वो काफी छोटे समय तक उसका इलाज रह सकता है, लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता है। तो ये डर हमारे मन में से निकालने का बहुत जरूरी है। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो नींद की गोली देते हैं। इनफैक्ट 90% लोगों को यही लगता है कि हम नींद की गोली देते हैं, पेशेंट को सिर्फ सुला के रखते हैं। तो कोई भी साइकियाट्रिस्ट का, कोई भी इलाज का ये कभी एम नहीं होता है कि पेशेंट को सुला के रखे। हाँ, सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स कम करना ये सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता है। उसके बाद पेशेंट अच्छा हो कि अपने मेन स्ट्रीम में आ जाए। जैसे कि सब जो कोई काम करता था तो वो उसके जॉब में चला जाए, उसका काम बखूबी तरीके से वो निभाए करे, घर के रिश्ते निभाए। इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उसका इलाज करना चाहते हैं। हो सकता है शुरू के पीरियड में कुछ नींद की गोली इधर उधर दे सकते, बट सभी हम जो गोलियां देते हैं वो नींद की गोलियां नहीं होती है। उसमें एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, मूड स्टेबलाइजर, इस प्रकार की सब गोलियां होती है जिससे पेशेंट के मानसिक बीमारियों के लक्षण एक कंट्रोल में रहे, वो अच्छे हो जाए। और जैसे पेशेंट अच्छा होता है तो कुछ दवाइयां हम कम भी करते हैं और मिनिमम मेंटेनेंस डोज जो रहता है उसके ऊपर हम रखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसमें से पेशेंट उभर के काम करे, अच्छे हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मानसिक बीमारियां ऐसे हैं, हम इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते, पेशेंट अच्छा नहीं होता है, पेशेंट फंक्शनल नहीं होता है। ऐसी कुछ बीमारियां कुछ लोगों को होते, वो 2 से 5% ही ऐसी बीमारी होती है। वो कौन सी बीमारियां, किस पेशेंट की ये बीमारी, इसके लिए कोई जांच पड़ताल या कोई इन्वेस्टिगेशन अनफॉर्चुनेटली आज तक अवेलेबल नहीं है। इसके लिए सभी को जो मानसिक बीमारी होती है, सभी वो लाइफ लॉन्ग है या
उससे वो उभर ही नहीं पाएंगे, अच्छे ही नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं। इनफैक्ट 90-95% पेशेंट हमारे अच्छे होते हैं। और इसमें क्या है कि ये मिसकंसेप्शन होने की वजह से लोग ट्रीटमेंट को आते नहीं, बट जब ट्रीटमेंट को आते हैं और अच्छे होते हैं तो समाज में वो अच्छी तरह से घुल मिल के रहते हैं। इनफैक्ट आजकल हम देखते हैं कि हर हिंदुस्तान में हर 7 इंसान में एक को मानसिक बीमारी है। देखो आपके आजू बाजू में अगर 10 लोग हैं तो उसमें एक को तो मानसिक बीमारियां हैं, बट आपको पहचान में नहीं आती, वो समझ में नहीं आता है कि किसको मानसिक बीमारी है, क्योंकि वो दवा गोली लेके उससे उभर चुके रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, हर सेक्टर के लोग आते हैं, बैंक के आते हैं, मेडिकल फील्ड से आते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करने वाले आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करने वाले आते हैं, अच्छे होते हैं। वहां पे जब वो जॉब करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये जॉब कर रहे हैं, इन्होंने ट्रीटमेंट ले चुके हैं या इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो मिसकंसेप्शन समाज में है कि डॉक्टर दवाई देंगे, सिर्फ सुला के रखेंगे, वो पेशेंट उठेगा नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो सिर्फ स्लीपिंग पिल हम नहीं देते हैं, तो ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये भी लगता है कि डॉक्टर ये जो दवाइयां देते हैं वो हमारे सेंसेशन कम करने के लिए देते हैं, ब्रेन बधिर करने के लिए देते हैं, और उसमें से वो उभरेंगे नहीं, ऐसा भी एक होता है। बट ये सरासर गलत है कि कोई सेंसेशन इससे कम होते। जो हम दवाइयां देते हैं वो काफी रिसर्च करने के बाद मार्केट में आई हुई रहती है, और उसका काम रहता है कि आपको अच्छा करे। कहीं कहीं जगह पे साइड इफेक्ट्स आते हैं, मतलब साइड इफेक्ट भी रहना एक और एक मिसकंसेप्शन है कि कई सारे लोग, जैसे कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक जो कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वाला इंसान आया था, उसको सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर था, 1-2 गोली से काफी अच्छा होने वाला था, बट उसमें डर था कि आप मुझे दवाइयां देंगे तो उसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे, और साइड इफेक्ट आ जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। अभी ये साइड इफेक्ट के बारे में डर इन जनरल आजकल समाज में मैं ये देखता हूँ कि कोई भी एलोपैथिक दवाइयां लेने के लिए उसके साइड इफेक्ट के बहुत डर लोगों में है। वो एंटीबायोटिक हो, काफी और भी दवाइयां डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और मानसिक बीमारियों के लिए डेफिनेटली ये डर तो है। सबसे पहले डर उनको ये लगता है कि ये दवाई लेने से मेरी किडनी, लीवर या ब्रेन खराब हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी दवाइयां जब मार्केट में आती है, कम से कम 20 से 30 साल उसके ऊपर रिसर्च रहता है, और वो रिसर्च होने के बाद वो दवाइयां सेफ है कि नहीं, सबसे पहले वो सेफ है कि नहीं देखते, सेफ्टी इन टर्म्स कि उसकी वजह से कोई हार्म तो नहीं होता है, उसकी वजह से लीवर खराब नहीं होता है, या किडनी खराब नहीं होती है, या ब्रेन खराब नहीं होता है, शरीर के किसी भाग को नुकसान नहीं होता है। ये 30 साल के रिसर्च के बाद जब पता चलता है कि नहीं, इससे हार्म नहीं होता है, तो वो मार्केट में लाया जाता है। उसके लिए ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया एक संस्था है, जहाँ पे मेन इसके एक कंट्रोलर रहते, कमिश्नर रहते, जो ये सब रिसर्च देखते हैं, उसके बाद ही इसको परमिशन मिलती है। वो परमिशन मिलने के बाद ही दवाइयां मार्केट में बेच सकते हैं। तो इतनी लंबी प्रोसेस उसकी रहती है। अभी ये करने के बाद भी कभी कभी मार्केट में आने के बाद कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट समझ में आती है कि इससे लीवर खराब हुआ। जैसे कुछ साल पहले निमेसुलाइड नाम की गोली थी, जिससे हमको पता चला कि 2-4 साल बाद मार्केट में आने के बाद पता चला कि इससे लीवर खराब हो जाती है, तो तुरंत ऐसी गोलियों पे बैन लगी जाती है। तो मोस्टली सेफ गोलियां ही मार्केट में रहती है। तो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट यूजुअली बहुत सारे केसेस में नहीं रहते, कुछ केसेस में रह सकते हैं, बट वो बहुत कम परसेंट में, 1 to 2% में। और जो जनरल साइड इफेक्ट होते हैं वो कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं, कई बार उनका कुछ एक आधा साइड इफेक्ट का हमको दवाई देना पड़ता है, और एक आधा साइड इफेक्ट आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये साइड इफेक्ट आ रहा है, हम चेंज करके दूसरी गोली देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमको ये देखना जरूरी है कि दवाइयों के फायदे हमको कितने, उसके बाद नुकसान तो काफी सारी चीजों में रहते हैं। मैं कभी भी एग्जांपल लोगों को देता हूँ कि अब आजकल 2 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया, लोगों को नेसेसिटी है, वो लेते हैं, बट उससे एक्सीडेंट होके जान जा सकती है, ये उसका एक साइड इफेक्ट भी है। बट हम उसके ऊपर कभी ध्यान देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो एक्सीडेंटली बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है। उसी प्रकार के साइड इफेक्ट जो है वो कम लोगों के साथ आ सकते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, सेफ तरीके से चलाते हैं, वो ऐसे उसी प्रकार से साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए हम
बहुत सारे प्रिकॉशन लेते हैं, कम डोज में दवाइयाँ दें, धीरे धीरे चेंज करें। अब पेशेंट का प्रोफाइल किस प्रकार से, उस हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। समझो आता ही है तो वो गोली चेंज करे, बंद करे, साइड इफेक्ट का कोई दूसरा दवाइयाँ दे, ये हम कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रिकॉशन हम लेने के बाद उसके रिस्क ये काफी कम होते हैं। तो हमको एडवांटेज ज्यादा है, रिस्क कम है। तो यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है। तो इस हिसाब से हमको उसका दवाई लेना बहुत जरूरी है। साइड इफेक्ट नहीं होता है ऐसा नहीं है, होता है, बट उसके चांसेस काफी सारे कम है। अभी इस बात के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों से हम अगर आगे जाते हैं तो डेफिनेटली हमको ये थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है कि दवाइयाँ हम ले सकते हैं। बट काफी सारी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे भी चीजें हम इस बारे में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इग्नोरेंस रहता है। मतलब एक ग्रस्त मेरे पास आया था कि सर मुझे ये लक्षण हो रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल्डली डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बोल्डली किसी को बोल नहीं पा रहा हूँ मेरे ऑफिस से, और पता नहीं मैं कर पाऊंगा। तो अभी ये कॉन्फिडेंस कम होना उसका बीमारी का एक लक्षण था। उसके साथ में उदासपन, मायूसपन और काफी सारे लक्षण थे। जब उनको ये पता चला कि हम दवाई देने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तो एकदम आश्चर्य से बोल रहे हैं डॉक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी दवाइयां होती है। यूजुअली कॉन्फिडेंस कम होना एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, और उसके हम दवाइयां देते हैं तो लोग को जो सिम्टम्स कम होते थे, दे बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ। अभी कितने सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो इतने कम कॉन्फिडेंट होते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलते। पहले घर से बाहर जाते थे, अभी घर से बाहर निकलने को डर लग रहा है, 6-6 महीने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ओके, कुछ लोग लिफ्ट में नहीं जाते, लिफ्ट का डर लगता है। कुछ लोग क्राउडेड ट्रेन या बस से ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कम है। ये एक बीमारी का पार्ट है। जब हम इसकी दवाइयां देते हैं तो उनकी लाइफ में मिरेकल होता है। मतलब एक इंसान तो मुझे डेफिनेटली याद है, वो प्रॉपर्टी डीलर था बेचारे, उसको फ्लैट्स दिखाने पड़ते थे और फ्लैट्स लिफ्ट से जाना पड़ता था। लिफ्ट का इतना डर था कि वो क्लाइंट को बोलता था आप लिफ्ट से जाइए, मैं चल के आता हूँ। मतलब 5 माला 10 माला चल के जाता था, उसमें उसका एनर्जी जाता था, टाइम जाता था। बट वो उसको जब एक बीमारी का पता चला और उसका इलाज उसने किया, हिज लाइफ हैव बिकम इजियर। अभी वो कॉन्फिडेंट होके लिफ्ट से जाके क्लाइंट को उनका फ्लैट दिखाता है। तो नाउ देखो ना कि कितनी सारी चीजें इजियर होती है और लोगों को ये पता भी नहीं रहता है कि ये बीमारी का पार्ट है। तो ये मिसकंसेप्शन हमारे समाज में है, इग्नोरेंस हमारे समाज में है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। काफी सारे यंगस्टर आजकल मेरे पास आते हैं कि उनको तकलीफ होती है, डिप्रेशन होता है, 20-22 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां। बट अनफॉर्चुनेटली उनको हम जब दवाइयाँ देना चाहते हैं तो अगेन वो उनको डर बहुत रहता है। उनमें सबसे ज्यादा डर है कि माई फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट दिस, माई पेरेंट विल नॉट एक्सेप्ट दिस, माई मदर विल नॉट एक्सेप्ट दिस। अब ये लैक ऑफ सपोर्ट भी एक ऐसा रीजन है कि बच्चे या कोई भी इंसान जिससे मानसिक बीमारी है ये दवाइयां लेना चाहते। क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते? अगेन सेम मिसकंसेप्शन कि तुझे किस चीज की कमी है जो आज तुझे ऐसे उदासपन लग रहा है, क्या जरूरी है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग एज ए समाज हम रीजन ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों उदास है, इसको क्यों एंजाइटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा कोई रीजन नहीं रह सकता है कि इस चीज की वजह से इसको एंजाइटी है, या ये कोई स्ट्रेस है इसकी वजह से एंजाइटी है, या पेरेंट्स कहीं कम पड़ गए इसके लिए इसको मानसिक बीमारी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जेनेटिकली कुछ लोग प्रोन रहते हैं, इन्वायरमेंट में छोटे से एक आध दूसरा फैक्टर रह सकता है, इसकी वजह से ये बीमारी आती है। और दवाइयाँ के साथ में डॉक्टर का सपोर्ट के साथ में फैमिली का सपोर्ट भी रहना इसमें से उभरने के लिए बहुत मायने रखता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट जब अकेला आते हैं तो हम उनको इंसिस्ट करते हैं आपके फैमिली में से किसी को लेके आओ, पेरेंट है, भाई है, ब्रदर है। हाँ, क्या होता है कि इनका भी एक सपोर्ट मिलता है कि ओके डोंट वरी। जैसे देखो शारीरिक बीमारी होती है, बच्चों को बुखार आता है तो माँ उसके बाजू में बैठ के रहती है, हाँ, गीले कपड़ों की पट्टियां बदलती है। खांसी आती है तो उसके लिए कुछ पेस्ट बना के देती है, सूप बना के देती है। क्यों ये करती है? क्योंकि वो केयर करना एक पार्ट है। अपने घर में कोई भी बीमार होता है तो हम उसका केयर करते हैं, उसको एक सिकनेस बेनिफिट हम देते हैं कि हाँ बीमार है आज काम पे मत जाइए।
बीमार है, आप लेट के रहिए, ओके, और हम आपके लिए कुछ बना के देते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से मानसिक बीमारियां, दिखने के लिए हट्टा कट्टा बच्चा दिखेगा, बट अंदर से वो खोखला हो चुका रहता है, अंदर से उसका कॉन्फिडेंस कम हो चुका रहता है। और आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे, इफ यू जस्ट पैट ऑन हिम और बोलो कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ में हैं, इस मुश्किल दौर में हम निकलेंगे। अभी जैसे काफी सारे पेरेंट्स मतलब बच्चों एग्जाम देने के लिए डरते हैं, तो काफी सारे पेरेंट्स सपोर्टिव रोल में चले जाते हैं, कुछ कुछ पेरेंट लोग गुस्सा करते हैं। तो जिन बच्चों को सपोर्ट मिलता है उन अच्छी तरह से वो उभर सकते हैं। तो जैसे भी किसी को एंजाइटी हो चुकी है, मानसिक बीमारी हो चुकी है, डिप्रेशन हो चुकी है, पेरेंट्स का, फैमिली का, भाई बहनों का, दोस्त का सपोर्ट आता है तो वो जल्दी उभर जाते हैं। और सपोर्ट नहीं होता है तो उनको टाइम लगता है। तो वो एक लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली भी बहुत जरूरी और मायने रखता है। और काफी सारे मेरे पर्सनल एग्जांपल अगर बोलूं तो मैंने पेरेंट्स को बुलाया है, भाई बहनों को बुलाया, उनको समझाया है कि ये बीमारी कैसी होती है। और उनको भी पता नहीं था कि ये बीमारी है, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं है, इसका ही मन का वहम है, यही ऐसे करते रहता है। इसको हमने कितना सपोर्ट देने की कोशिश की, कितना मोटिवेट करने की कोशिश किया है। हाँ, आपका मोटिवेशन यहाँ पे बीमारी से उभरने में काम नहीं करता है, उसको दवा गोली और काउंसलिंग की जरूरत होती है। थर्ड, सपोर्टिंग रोल आपका रहता है। आपका रोल मेन नहीं रहता है कि आपने कुछ बोला और उभर गया, ऐसे नहीं होता है। तो यस, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और कितने पेरेंट्स ने बच्चों को सपोर्ट किया थे, बच्चे लोग आज काफी अच्छे, कितने सारे बच्चे एग्जाम एंजाइटी को लेके हमारे पास आते हैं, एग्जाम का डर का लेके हमारे पास आते हैं, तो उनको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो काफी अच्छे उभरते हैं और अच्छी तरह से मार्क लाते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में वो मेरे पास आया, उसको एंजाइटी था, उसके फादर ने काफी अच्छा सपोर्ट किया, he had excelled, he had got percentage in 90s। फिर वो अच्छा था, 12th में भी अनफॉर्चुनेटली उसको और एंजाइटी का अटैक आया। 12th के दरमियान में भी उसके पेरेंट ने अच्छा सपोर्ट किया, मेरे पास आते थे, दवाई लेते थे, फिर वो अच्छा उभरा। हम लोग वरीड थे कि ये 12th के एग्जाम में अच्छा कर पाएगा कि नहीं, बट विद द सपोर्ट, विद द मेडिकेशन, हैड बिकम बेस्ट, हैड गॉट गुड रैंक। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन हो चुका है और अच्छे पोजीशन पे है। अभी हम उसकी दवाइयां कम करके बंद करने के कगार पे हैं। तो ये किस लिए पॉसिबल हुआ है? ये दवाई का रोल तो डेफिनेटली है ही, बट उसके पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मेरे बच्चों को दवाइयों की जरूरत है और दवाई भी दूंगा मैं, मेरा सपोर्ट भी करूंगा और अच्छी तरह से। कहीं पे भी एक एंगल ठीक नहीं होता है तो बच्चे अच्छे नहीं होते। दवाई नहीं मिलती है तो भी डेफिनेटली उनका प्रोग्रेस अच्छा नहीं होता है। दवाई मिलती है लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है, आपको बच्चों के बारे में हमको करना बहुत जरूरी है। और ये एक बीमारी है जिसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कौन आज मुझे बता कि कौन किसको कौन सी बीमारी हो सकती है? किसी को भी कौन सी भी बीमारी हो सकती है। वी आर सिमिलरली वल्नरेबल। तो बीमारी है, ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी इससे उभरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आजकल मैं गूगल की वजह से देखता हूँ, काफी बच्चे, काफी पेरेंट्स गूगल पे सर्च करते हैं और अनसाइंटिफिक मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास जाता है कि हाँ, दवाइयाँ अच्छी नहीं रहती है, हमने लिया था, हमको ये तकलीफ हुआ था, हमको वो तकलीफ हुआ था, हमको ये साइड इफेक्ट हुए थे, इसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूँ। डेफिनेटली एक आधे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, बट ये सबका एक्सपीरियंस नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। कभी भी ये दवाइयां देते वक्त हम साइंटिफिक रिसर्च करते कि कितने परसेंट में इनका फायदा होता है। अगर ये दवाइयां 90% लोगों को फायदा कर रही है तो इट इज इफेक्टिव। 5-10% लोगों को ये दवाई पर्टिकुलर फायदा नहीं कर रही है तो इट इज नॉट इफेक्टिव इन दैट परसेंट। वो एक साइंटिफिक रिसर्च होके आता है। एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट किसी के साथ हो सकता है बट इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फॉर ऑल द पर्सन। हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल हमारे लिए जनरलाइजेशन नहीं होता है। तो ये गूगल पे इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर होता है, जनरल लोगों के लिए नहीं। हाँ, इसके लिए जो साइंटिफिक रिसर्च होता है जो भी गूगल पे अवेलेबल है,
बट वो हम समझ नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उनमें साइंटिफिक स्टडीज क्या होता है, उनमें एक स्टडी सैंपल होता है, 20 लोगों को ये दवाई दिया, 70 लोगों को दवाई दिया, 1000 लोगों को दवाई दिया, उसके बाद इतने लोगों को साइड इफेक्ट आया, इतने लोगों को नहीं आया, तो दैट इज अ साइंटिफिक डेटा। तो ये हमको लेना समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इस इंफॉर्मेशन, हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो मिस इंफॉर्मेशन से हम बच पाएंगे और हम अच्छी तरह से अपना इलाज कर पाएंगे। इनफैक्ट कई सारे पेशेंट हमको आके बोलते हैं अच्छा होने के बाद, डॉक्टर साहब आपके पास में बहुत पहले आना चाहिए था, ताकि इतना जो मैं लास्ट साल 2 साल सहन कर रहा हूँ ये तो 2-3 महीने में ही ठीक हो चुका है मैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है, मानसिक बीमारियों में अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो वो जो पेन इंडिविजुअल सफर करता है, वो एक डिस्ट्रेस पेशेंट सफर करता है, जिसकी वजह से उनको काम करने में जो उनकी कैपेसिटी कम होती है वो सफर करते हैं। हम ट्रीटमेंट देने के बाद ये सब चीजें अच्छी होती है, तो एक इफेक्टिव लेवल पे ये काम कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो दवाइयाँ के मिसकंसेप्शन हमारे जहन में बहुत ज्यादा है, इससे हम अगर आप उभरते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा राह है, वो हमको करना है। धन्यवाद, थैंक यू।